नमस्कार। आज हम एक बेहद अहम किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम। ये देखिए, महज एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि 1935 से 1947 का जो वो निर्णायक दौर था ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अंदरूनी नजरिया पेश करती है। हमारे पास इस किताब की समीक्षा है और मकसद है आज़ाद के लेंस से आज़ादी की कहानी के अहम मोड़, उनकी चिंताओं और हाँ, उस वक्त की सियासी पेचीदगियों को समझना। तो चलिए इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मौलाना आजाद कौन थे वो? मतलब स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, विद्वान, इस्लामी मामलों के जानकार भी थे, कांग्रेस के एक कद्दावर नेता और हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता के जबरदस्त पैरोकार। और आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही बात इस किताब को बहुत खास बनाती है। ये एक ऐसे मुस्लिम नेता का दृष्टिकोण सामने रखती हैं जो बंटवारे के, आप कह सकती हैं, सख्त खिलाफ थे और एक एकजुट धर्मनिरपेक्ष भारत के हिमायती थे। जो बात इससे और भी मतलब अलग करती है वो ये है कि ये उस दौर की कई प्रमुख मुस्लिम आवाजों से हटकर एक राष्ट्रवादी नजरिया पेश करती है। तो किताब हमें कांग्रेस की जो अंदरूनी खींचतान थी, ब्रिटिश हुकूमत से मोल तोल बातचीत, जैसे वो क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन प्लान, जी हाँ, वो सब, और फिर आखिर में विभाजन तक ले जाने वाले घटनाक्रम का सीधा ब्यौरा देती है। दिलचस्प बात यह है, आजाद मानते थे कि विभाजन टाला जा सकता था। हाँ बिल्कुल। और वे इसके लिए सिर्फ मुस्लिम लीग को ही जिम्मेदार नहीं ठहराते, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व के भी कुछ फैसलों और रणनीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। किताब उनके गहरे मलाल और सच कहूं तो मायूसी को दर्शाती है, खासकर जब संयुक्त भारत का सपना टूट गया। उनका अफसोस सिर्फ बंटवारे पर नहीं था, बल्कि जैसा किताब में जिक्र है, उन्हें डर था कि ये दोनों मुल्कों के बीच कभी ना खत्म होने वाली कड़वाहट का बीज बो देगा। यहाँ कैबिनेट मिशन प्लान की जो नाकामी हुई ना, हाँ, उसका जिक्र बहुत अहम हो जाता है। आजाद उसे एकता बनाए रखने का एक आखिरी गंभीर मौका मानते थे। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ विभाजन की कहानी नहीं है, बल्कि उससे पहले के सालों में कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा था, रणनीतियों पर मतभेद थे, उस पर भी रोशनी डालती है। बिल्कुल बिल्कुल। किताब उस दशक में कांग्रेस के अंदरूनी बहस मुबाहिसे, विभिन्न नेताओं के बीच जो रणनीतिक असहमतियां थीं, सत्ता के समीकरण थे, उनका भी एक तरह से लेखा जोखा देती है, जो अक्सर विभाजन की बड़ी कहानी में कहीं कहीं दबसे जाते हैं। एक और पहलू है जिसने काफी ध्यान खींचा है मेरा, कि किताब के कुछ हिस्से आजाद साहब के निधन के 30 साल बाद जारी किए गए। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये बात सही है। वो इसलिए क्योंकि उन हिस्सों में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे, मतलब उनके करीबी साथियों की भी कुछ बेबाक और कह सकते हैं तीखी आलोचनाएं थी। देखिए, ये किताब की ईमानदारी को दिखाता है और एक ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर इसके महत्व को भी रेखांकित करता है, भले ही इसे थोड़ा थोड़ा विवादास्पद बना देता है। आजाद ने सिर्फ दूसरों पर उंगली नहीं उठाई, ये भी ध्यान देना होगा, उन्होंने अपने फैसलों और अपनी भूमिका का भी आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। तो फिर इस पूरी चर्चा से हम क्या समझें? मतलब इस किताब से निकलने वाले मुख्य सूत्र क्या हैं? क्या टेकअवेज हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ना 3 बातें मुख्य रूप से उभर कर आती हैं। पहला, एकता बनाम विभाजन का जो केंद्रीय संघर्ष था वो। जी। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की अहमियत और उसकी अपनी चुनौतियां। और तीसरा, लीडरशिप के लेवल पर, नेतृत्व के स्तर पर झेली गई वो गहरी निराशाएं और कठिन फैसलों का बोझ। और ये किताब आज क्यों मायने रखती है, आज के दौर में? देखिए, ये उन लोगों के लिए तो बेहद जरूरी है जो स्वतंत्रता आंदोलन को गहराई से समझना चाहते हैं। कांग्रेस लीग की जो कशमकश थी, ब्रिटिश कूटनीति थी और विभाजन की वो परतें जो आमतौर पर स्कूली किताबों में नहीं मिलती हैं। ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, ये उस दौर के नैतिक और दार्शनिक सवालों से भी जूझती है। संक्षेप में कहें तो इंडिया विंस फ्रीडम सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक तरह का आईना है जो दिखाता है कि इतिहास के कुछ मोड़ पर अगर शायद अलग रास्ते चुने जाते तो आज मंजर कुछ और होता। बिल्कुल, सोचने पर मजबूर करने वाली किताब है, इसमें कोई शक नहीं। और आज के लिए एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। इतिहास में क्या हो सकता था, या वो जो वैकल्पिक रास्ते होते हैं, उन पर विचार करना क्यों जरूरी है, खासकर जब हम अपने आज और अपने कल को उसे आकार देने की कोशिश कर रहे हों। इस पर सोचिएगा जरूर।